सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे कशिश और आप सभी का स्वागत करती हूं ईएफए रेडियो स्टेशन में। आज फिर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक नया एपिसोड जिसमें हम सुनेंगे कुछ बहुत ही प्यारी कविता, साथ ही सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो देकर जाएगी आप सबको एक नई सीख और जानेंगे कुछ अनोखी बातें यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साथ ही सैर करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। नमस्कार, ईएफए शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। 1 नवंबर को विद्यालय में सिप प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली, चित्रकला, मेहंदी, स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। 4 नवंबर को विद्यालय में मतदाता जागरूकता हेतु प्राचार्य महोदय द्वारा शपथ दिलवाई गई तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकालकर नारों द्वारा जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय की कक्षा 7वीं के संजू सेन ने राष्ट्रीय स्तर पर 17 से 19 नवंबर को कश्मीर में आयोजित 67वीं शालेय जूडो प्रतियोगिता में भागीदारी कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। 17 नवंबर को विद्यालय निर्वाचन बूथ पर शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न हुआ। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शनिवार को होने वाली सीसीएलई गतिविधि के तहत शब्द संगठन, रेज्यूम लेखन, कहानी, कविता लेखन, संख्यात्मक अभियोग्यता आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। धन्यवाद। खबरें सुनकर तो आप सब तरोताजा हो गए होंगे, तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा सिंगार क्लास 8 से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से प्रस्तुत हूँ अपने ईएफए रेडियो के माध्यम से एक चटपटी कहानी के साथ। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढकर लाएंगे जिससे वो परम दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग के साथ मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम लेकर गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यही सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उसके तीनों मित्र ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करेंगे, महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यहाँ सुनकर खरगोश के सारे दोस्त ने हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुँची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुँचे। पहले सियार, बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया, फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुँचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने कहा, अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर चला गया। इंद्र यहाँ देखकर हैरान रह गए। उसने मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यहाँ देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान है और इस तरह चांद तक पहुँचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुँच गई। शिक्षा, किसी भी काम को करने के लिए दंत शक्ति का होना जरूरी है।
वाह, कहानी सुनकर तो मज़ा ही आ गया। साथ ही हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिली। तो कहानी के बाद सैर कराते हैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए सुनते हैं। आज सैर सपाटा पे मैं तुलसी शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आपको एक ऐसे किले की सैर कराऊंगी जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रागंद मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 दरवाजे हैं। इनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इनके नाम है पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल। यह दुर्ग किला 7वीं एकड़ में फैले और 500 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित इस किले की बनावट बहुत ही शानदार है। यही वजह है कि इसे भारत का सबसे लंबा किला भी कहा जाता है। इस किले में मजबूत प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर और जलाशय है जो राजपूत वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ पर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और जब चित्तौड़गढ़ परास्त हुआ है तब वहाँ की वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान बचाने के लिए जौहर आस्था का रास्ता चुना। चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर किया गया था। आज भी विजय स्तंभ के निकट इस जगह की जौहर कुंड के रूप में माना जाता है। वाह, सच में लग रहा था कि मैं इस खूबसूरत जगह में खो गई हूँ। सैर तो हमने कर ही ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अंदाज अपना अपना। नमस्ते, मैं हेमलता सोलंकी शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमच EFA रेडियो से आपको एक सुमधुर गीत सुनाना चाहती हूँ। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत तुम पे छेड़ो छन छनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों में झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देखा, सबका अंदाज ही अलग होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। आई होप आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बचपन की। तो चलिए खो जाते हैं हमारे बचपन में और सुनते हैं बचपन की यादें। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशा कुमावत कक्षा 8वीं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच अपने EFA रेडियो के माध्यम से मैं अपने बचपन की यादें सुनाना चाहती हूँ। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे। यह उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। बचपन के दिनों की जिंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में गिना जाता है। ये वो सबसे खास पल होते हैं जब न ही किसी चीज़ की चिंता होती है और न ही किसी चीज़ की परवाह। हर किसी के बचपन का सफ़र यादगार और हसीन होता है। इसलिए अक्सर लोगों के मुंह से यह कहते ज़रूर सुना होगा कि वो दिन भी क्या दिन थे। बचपन की दोस्ती सच्ची थी, मतलब पता नहीं था पर अच्छी थी। स्कूल लाइफ मस्ती और शरारतों से भरी होती थी। स्कूल की यादें हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा
हिस्सा होता है। बचपन में स्कूल के टेबल को बजाना, टीचर के ना होने पर गाना गाना, टेबल में कौन साथ बैठेगा इस बात पर लड़ा करते थे। टीचर के सवाल का जवाब न देने पर हाथ उठाकर खड़े हुआ करते थे। कभी कभी स्कूल में मन नहीं लगता था, पर तब भी दोस्तों के साथ ही मन लग जाता था। इतना आसान नहीं उन हसीन लम्हों को भुला पाना। इस अवसर पर मैं जगजीत सिंह की गजल की 2 लाइन बोलना चाहूँगी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। देखा, खो गए ना आप सब भी अपने बचपन की यादों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सपने और सवाल। हमारे द्वारा चुना गया करियर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत प्रभाव डालता है। यह किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली का नेतृत्व करता है, जिससे समाज में उसकी स्थिति निर्धारित होती है। तो आइए अपने करियर को उत्तम बनाने के लिए हमारे स्कूल की श्रीमती परिधि मनारिया मैडम से कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या मुझे उन विषयों का चयन करना चाहिए जिनमें मैंने बेहतर स्कोर किया है, या मुझे जिस विषय से प्यार है उसके लिए जाना चाहिए? विषय का चुनाव निश्चित रूप से हमको हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए। आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जिस विषय में आपको रुचि नहीं है उसमें आगे आप अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपने कैरियर को अच्छा दिशा नहीं दे पाएंगे। इसलिए विषय चुनाव में हमेशा प्राथमिकता हमारे इंटरेस्ट की होनी चाहिए कि हमें किस विषय से प्रेम है। धन्यवाद मैडम। क्या ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रभावी और मूल्यवान है? हाँ, ऑनलाइन पाठ्यक्रम निश्चित रूप से अच्छे हैं, हमें मदद करते हैं, लेकिन हम किस वेबसाइट से ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसको हमें सावधानी से चयन करना चाहिए। क्या वो वैलिड है या नहीं, आगे उसकी मान्यता कितनी है, इसकी चेक करने के बाद ही हम ऑनलाइन पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या मुझे एक अच्छे और प्रतिष्ठित कॉलेज का विकल्प चुनना चाहिए, या मुझे अपने विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए? एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना निश्चित रूप से लाभकारी रहता है, लेकिन फिर से मैं यही कहूँगी कि हमें जिस विषय से प्रेम है, प्यार है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो ही विषय लेकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज सेकेंडरी मैटर है, हमारा सब्जेक्ट प्राथमिकता पे आता है। धन्यवाद मैडम। मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम मददगार है या नहीं? दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं। जो बच्चे रेगुलरली किसी कॉलेज या संस्था में नहीं टाइम दे पाते हैं उनके लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत अच्छा विकल्प है। डिजाइनिंग, आईटी, मीडिया जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वहाँ से हम कर सकते हैं और अपने कैरियर को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। मुझे आशा है कि परिधि मैडम द्वारा दी गई जानकारी हम सभी के भविष्य हेतु मददगार साबित होगी। सपने और सवाल के बाद जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका अहीर आज आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की ओर। दुनिया में केवल 2 लोगों को कोका कोला बनाने की विधि पता है और उन दोनों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है। एक अनुमान के अनुसार चीन की दीवार बनाने के लिए 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। नोटों पर गांधी जी की तस्वीर है, वह 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। टाइटेनो को लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पाया गया। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे लंबा सांप है। दुनिया में लगभग हर साल 27,000 पेड़ों को केवल टॉयलेट पेपर बनाने के लिए काट दिया जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सभी बैटरियों को एक साथ मिला दिया जाए तो इससे 10 मिनट तक दुनिया चल सकती है। हर दिन गूगल पर 16% सर्च ऐसे होते हैं जो उससे पहले कभी नहीं किए गए। एक दशक पहले की तुलना में आज के लोग 10% तेज चलने लगे हैं। मोमबत्ती की ज्वाला में कई छोटे छोटे हीरो के टुकड़े पाए जाते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। फैक्ट सुनकर तो मजा ही आ गया। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कविता। मैं सीता आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कविता के साथ जिसका शीर्षक कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, धीरे प्रलय की ओर घटाएं, पापों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हर सुरधुंद में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उपरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकारों में, कुल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पुत प्यार में, क्षणिक जीत में वीर हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों में ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वचित यौवन, निर्खता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वाह, क्या कविता थी। हर एक स्टूडेंट के अपने एक बहुत ही फेवरेट टीचर होते हैं जो उसे मोटिवेशन देते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे ही आज हम जानेंगे एक ऐसे ही टीचर के बारे में। तो चलिए सुनते हैं टीचर ऑफ द डे। हेलो फ्रेंड्स, मैं जया भाटी क्लास 8 से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से अपने EFA रेडियो के माध्यम से अपने प्रिय शिक्षक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सही गलत और सच झूठ का पाठ वो पढ़ाते हैं, उनका स्थान उत्तम है, वे शिक्षक कहलाते हैं। अलग अलग तरह की शिक्षा देकर हमें काबिल इंसान बनाते हैं। सभी के जीवन में कोई न कोई ऐसा शिक्षक होता है जो हमारा आदर्श होता है। उसी तरह मेरे आदर्श साधिका मैडम है। आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। वो हमें अपने बच्चों की तरह समझाते हैं। वे हमें पढ़ाई के अलावा अन्य बातें भी सिखाते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि वे हमें बार बार डांटते हैं, पर अब मुझे समझ में आता है कि वे हमें हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमें प्रेरित करते हैं। साधिका मैम हमें आदर और सच्चाई की राह पर चलना सिखाते हैं। वे हमें कोई भी पाठ या कविता बड़ी सरलता से समझाते हैं। हमें हमारे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे टीचर महान हैं। अब मैं आचार्य चाणक्य जी का लिखा हुआ सुविचार सुनाना चाहती हूँ कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में खेलते हैं। धन्यवाद। टीचर ऑफ द डे के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे इस एपिसोड के लास्ट सेगमेंट पर, जो कि है स्कूल सुपरस्टार। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे स्कूल का स्कूल सुपरस्टार। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं हमारे स्कूल के नन्हे से सुपरस्टार संजू सेन से और जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। आपको खेल से जुड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? मैंने अपने विद्यालय में प्रवेश किया। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि यहाँ खेलों को सिखाने की व्यवस्था भी है। यहाँ प्रतिदिन शाम को 5 से 7 बजे तक जूडो, मार्शल आर्ट जैसे खेलों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने इस खेल शिविर में आना शुरू किया। हमारे प्रशिक्षक करण सिंह कुमावत सर ने मुझे मौका दिया। तहसील स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में मुझे खेलने का अवसर दिया, जिसमें मैंने जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे मुझे आगे और खेलने की प्रेरणा मिली। आपने किस स्तर तक की प्रतियोगिता में भाग लिया? मैंने पिछले वर्ष 2022 में प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया। जूडो प्रतियोगिता में तहसील व जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस संभाग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहा। उसके बाद भी मैंने प्रैक्टिस करना जारी रखी। ग्रीष्मकालीन कैंप में भी मैंने नियमित प्रशिक्षण लिया। इस वर्ष तहसील, जिला संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित होने का मौका प्राप्त किया। दिनांक 15 से 19 नवंबर 2023 तक जम्मू कश्मीर में भरत कुमावत सर के साथ राष्ट्रीय शालेय जूडो प्रतियोगिता में भाग लिया। अब आगे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर उच्च स्तर की प्रतियोगिता में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में का प्रतिनिधित्व कर सकूं।
तो ये थे हमारे स्कूल के सुपरस्टार संजू, जिनसे हमने उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना। अब हम उनके प्रशिक्षक भारत कुमावत जी से बात करते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं अपने खिलाड़ी से। जी, मैं इस संस्था में वर्ष 2019 में ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ। इससे पूर्व में ग्रामीण विद्यालय में था। वहाँ भी प्रतिदिन मैं सुबह और शाम स्कूल समय के अतिरिक्त बच्चों को गेमों की ट्रेनिंग देता था। जूडो और मार्शल आर्ट का नियमित प्रशिक्षण प्रदान करता आया हूँ। यहाँ आकर मैंने उसी परंपरा को जारी रखा और प्रतिदिन शाम को 5 से 7 बजे तक विद्यालय समय के पश्चात कई विद्यालयों के खिलाड़ी प्रशिक्षण यहाँ लेने आते हैं। उसी में हमारे स्कूल का जो ये संजू है, इसकी प्रतिभा को मैंने देखा, इसमें लगन थी, इसको मैंने प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया और पहले साल इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, वो कॉन्फिडेंस अब हुआ और अगले साल इसने निरंतर अभ्यास किया और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश टीम में चयनित होकर जम्मू कश्मीर में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आगे भी इसमें अभी काफ़ी इसकी उम्र भी है, काफ़ी समय है खेलने का और निश्चित रूप से ये उच्च स्तर पर बड़ा मेडल प्राप्त करेगा और देश को गौरवान्वित करेगा, ऐसी मेरी आशा है। अभी नोडल केंद्र में लगभग 50 खिलाड़ी प्रतिदिन मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अभी वर्तमान में इस नोडल विद्यालय के 6 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के बाद अब लुधियाना में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है 17 वर्ष की, उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरे द्वारा सिखाए कई खिलाड़ी खेलो इंडिया तक सहभागिता कर चुके हैं और क्रमांक 2 के कई बच्चों का उज्जवल भविष्य है और निरंतर वो मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे स्कूल के स्कूल सुपरस्टार। हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और आपको ये एपिसोड सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।